जय भारत, जय संविधान। मेरा आज का विषय है भारत की नई आज़ादी। अब आप सोचेंगे कि नई आज़ादी से क्या मतलब है। अरे भाई बताता हूँ, सब्र करो। दो इतिहास में जो लिखा है वो इतिहास के पन्नों में दफन है, और जो जिन लोगों ने इतिहास लिखा उस टाइम पे वो ज़मीन के नीचे दफन है। लिख के सच गए हैं, फैक्ट से लिख के गए हैं, लेकिन जो इतिहास में लिखा है देश आज़ाद हुआ था 1947 में। लेकिन 1947 के बाद ना कुछ नए इतिहासकारों का जन्म हुआ है, और एक इतिहासकार तो भाई मंडी जिले से सीधा सदन में पहुंच गया, कंगना रनौत। बहुत तगड़ी इतिहासकार है, चुम्मा चाटी के इतिहासकार है। और उनके हिसाब से और बीजेपी के हिसाब से तो देश आज़ाद हुआ था 2014 में। मैं इसकी सच्चाई बताता हूँ। 1947 में कांग्रेस और अन्य और भी कई संगठन थे, जब पंजाब में अकाली दल था, टकसाली थे, और भी सिखों का आज़ादी में जो योगदान है उसको हम भुला नहीं सकते हैं। 1947 में कांग्रेस और अन्य लोगों ने भारत को आज़ाद कराया, और कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी पूरी जिंदगी जेलों में काट दी, फांसियों पर चढ़ गए, और वंदे मातरम कहते कहते अंग्रेजों से भिड़ गए। और उसी की बदौलत 1947 को अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। हाँ, कुछ घाव दे गए, जैसे पाकिस्तान को अलग कर दिया हमसे, बांग्लादेश को अलग कर दिया। लेकिन जो आइडियोलॉजी कंगना रनौत और उनके और लीडरों की जो कह रहे 2014 में, वो आइडियोलॉजी पता कहाँ से आई है? आरएसएस से। और जिस संगठन का आज़ादी के लड़ाई में रत्ती भर भी योगदान नहीं है, रत्ती भर, एक कण होता है ना, कण, रत्ती, रत्ती कण को कहते हैं, एक रत्ती भी इनका कोई योगदान नहीं है। हाँ, इनके जो पुरखे थे, गोलवालकर जी, उपाध्याय जी, मुखर्जी, ये आरएसएस के सदस्य होने के नाते नहीं गए, सिर्फ एक दिखावे के लिए, अंग्रेजों की मुखबिरी करने के लिए उन स्वतंत्रता सेनानियों के बीच में बैठते थे और वहाँ की बातें अंग्रेजों तक पहुँचाते थे। उन स्वतंत्रता सेनानियों के साथ बैठने का मकसद देश आज़ादी नहीं था, अंग्रेजों की मुखबिरी करना था। तो 60 रुपये पेंशन मिलती थी ना भाई। भगत सिंह को क्यों नहीं मिलती थी 60 रुपये पेंशन? नेहरू को क्यों नहीं मिलती थी? क्या मुखर्जी उनका जीजा लगता था अंग्रेजों का? अंग्रेज उनका जीजा लगता था मुखर्जी का। वर्तमान में बीजेपी और आरएसएस के कई लोग कहते हैं कि भारत तो 2014 में आज़ाद हुआ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने माइंड सेट की बात की थी ना। अब जैसा माइंड सेट है बंदा, आदमी उसी हिसाब से सोचता है। अब उनका माइंड सेट मैं बताता हूँ कि उनके माइंड सेट में ये बात कैसे घुसी कि देश 2014 में आज़ाद हुआ। आइए इसके पीछे की कहानी मैं बताता हूँ, समझिए। 1925 में आरएसएस संगठन का गठन हुआ, सबको पता है, इतिहास में लिखा है। लेकिन ये गठन देश की आज़ादी के लिए नहीं हुआ था। अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं, आरएसएस के संगठन के जो उस टाइम हेड थे, उनकी अपनी कुछ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं थी। बताइए, राष्ट्र ऊपर है कि अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं ऊपर है? ये तो इनका चरित्र था आरएसएस में। ठीक है जी। 2025 में आरएसएस संगठन का गठन हुआ आज़ादी की लड़ाई के लिए नहीं, हिंदुओं के ठेकेदार बनने के लिए
और हिंदू समाज और सनातन समाज के अभिभावक बनने के लिए, चलो खुद तो तुम्हारी शादी नहीं, खुद तुम्हारे बच्चे नहीं हैं और अभिभावक बन रहे हो पूरे हिंदुओं के, सनातनियों के। 1925 से लेके 1947 तक इन्होंने कोई भी आज़ादी के आंदोलनों में भाग नहीं लिया। कोई आरएसएस का, बीजेपी का लीडर मेरे को एक अंश दिखाए भी आरएसएस ने किसी भी आंदोलन में किसी को, अंग्रेज को भी मारा है, किसी ने जेल काटी है, किसी ने वंदे मातरम गाया है कोई ऐसा आरएसएस का बंदा? आज बहुत वंदे मातरम कर रहे हो। उन्नीस सौ 25 से 1947 तक उनका किसी आंदोलन में कोई भाग नहीं है। हाँ, भाग किस में है? अंग्रेजों से माफीनामे लिखवाने, अंग्रेजों से 60 रुपये कैश, उस टाइम 60 रुपये आज के 60,000 के बराबर है। करेंसी को करके देख लेना, उस टाइम $1 डॉलर के बराबर था, $1 के। आज 90, उसको गुना घटाव कर लो, 60,000 हो जाएगा। बस इनको तो क्या था, वो 60 रुपये के, वो 60 रुपये का टुकड़ा चाहिए था, जैसे कुत्ते को टुकड़ा डालते हैं, 60 रुपये का टुकड़ा, और ये मुखबिरी करते थे। बस यही इनकी आज़ादी थी। देश तो आज़ाद हुआ 1947 में, लेकिन जो इनकी आइडियोलॉजी, जो इनकी मानसिकता आरएसएस की, वो नहीं आज़ाद हो पाई, वो गुलाम की गुलाम रही। आज़ादी तो भाई इनके लिए कोई खास चीज़ नहीं थी। फिर 1947 में गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी, अब्दुल कलाम जी, चंद्रशेखर जी, भगत सिंह जी, करतार सिंह जी, ऊधम सिंह जी, अगर मैं गिनाने लग जाऊं तो मेरी पूरी डायरी भर जाए। स्वतंत्रता सेनानी भी, गद्दार तो थोड़े से थे, आरएसएस वाले थे, बाकी सब, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सब लोगों ने खुलकर भाग लिया, अपने देश को आज़ाद कराया। इन सब स्वतंत्रता सेनानियों के प्रयासों से भारत देश आज़ाद हुआ है। और 2014 में उन स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को ये लोग धत्ता बता रहे हैं। लेकिन आरएसएस और जनसंघ, आरएसएस है, फिर उसमें से एक फूटा, फिर जनसंघ बन गया, फिर जनसंघ से अब ये बीजेपी हो गया है। जनसंघ के लिए देश अभी आज़ाद नहीं हुआ 1947 में, क्योंकि आइडियोलॉजी उनकी फिट नहीं हुई, तो देश कहाँ से आज़ाद होता। ना ही इन्होंने उस समय संविधान को माना, ना ही उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को माना, ना ही राष्ट्रीय हमारा जो गान है जनगण मन उसको माना। कैसे मान लेते भाई? इनकी आइडियोलॉजी नहीं थी। देश की, राष्ट्र की सबसे बड़ी आइडियोलॉजी होती है मेरा देश किसी का गुलाम न रहे, हमारा खुद का स्वराज हो, ये आइडियोलॉजी होती है। लेकिन इनकी आइडियोलॉजी क्या थी? वो एक वो सनातन में एक मन्नुवाद का एक कानून है, तो मेरे को नाम नहीं याद आ रहा। 1984 तक तो बीजेपी के 2 ही सांसद थे, यानी कोई औकात नहीं थी इनकी, फिर भी ये अपना उल्लू फिट करते थे। 1999 में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी, पहले भी बनी होगी, स्पोर्ट्स देते रहे अंदर बाहर से, लेकिन शुद्ध 1999 में भी जो सरकार बनी वो भी 32 दलों के गठबंधन से बनी थी। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जैसा लीडर होना मेरे देश के लिए एक गर्व की बात है, उसके जैसा लीडर नहीं हो सकता है। लेकिन उन्होंने आरएसएस का एजेंडा नहीं चलाया, उन्होंने पहले राष्ट्र को देखा और एक सेकुलर सरकार चलाई। सेकुलर का मतलब होता है सबको लेके, ईसाइयों को, मुसलमानों को, आदिवासियों को, दलितों को, सबको लेके, सबको समाहित करके उन्होंने सरकार चलाई। और शायद इसीलिए
वाजपेयी जी द्वारा चुन के नहीं आ पाए। कांग्रेस ने नहीं हराया है वाजपेयी जी को। 2004 में कांग्रेस अन्य पार्टी, खुद बीजेपी और आरएसएस वालों ने ही वाजपेयी जी को हराया है। वाजपेयी जी से गद्दारी की है इन्हीं बीजेपी वालों ने और इन्हीं आरएसएस वालों ने। और इसीलिए आज तक वाजपेयी जी को पूरा विपक्ष, हिंदू मुसलमान, देश का बच्चा आज भी वाजपेयी जी उनके दिलों पर राज करते हैं। मैं पक्का बीजेपी आरएसएस विरोधी हूँ, लेकिन अटल जी का पक्का भगत हूँ मैं। आरएसएस और बीजेपी के कीचड़ में असली खिला हुआ कमल वही था, एक वाजपेयी जी, बस। बाकी सब सारे कीड़े हैं, मोदी मादी सब उस कीचड़ के कीड़े हैं। सिर्फ एक फूल खिला था कमल का, उसे वाजपेयी जी। और वाजपेयी जी को हम नेहरू जी, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी उनकी कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि पक्के देशभक्त और पक्के राष्ट्रवादी थे। और बीजेपी की नई सरकार भी जोड़ तोड़ करके हल्ला गुल्ला करके 2014 में बन गई भाई। चलो, एक तो राम जी का एजेंडा चलाया, राम जी को भी बेचा, उनके मर्यादों को तार तार किया इन लोगों ने। जब 2014 में सरकार बन गई तो धीरे धीरे आरएसएस का एजेंडा मोदी जी लागू करने लगे। सबसे पहले तो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में घुसे। तमाम यूनिवर्सिटियां, तमाम शिक्षण संस्थान में आरएसएस के कुलपति, आरएसएस के प्रोफेसर, आरएसएस यानी सारी आरएसएस की आइडियोलॉजी शिक्षा प्रणाली में बदल। फिर एनसीईआरटी में इन्होंने बदलाव किया, गोडसे की हत्या का चैप्टर ही खत्म कर दिया। आरएसएस का चरित्र नजर आता था, बच्चों को पता लगता था, आरएसएस का करतूतें नजर आती थी। इन्होंने गोडसे और गांधी की हत्या का पूरा चैप्टर ही गायब कर दिया। इतना चैप्टर गायब करोगे, कुछ नहीं कर सकते। लागू किया और संविधान बदलने की तैयारियां शुरू हो गई भाई। संविधान बदलेंगे, तो सुगबुगाहट तो चल रही थी, लेकिन 2024 आते आते तक वो सुगबुगाहट चुनावी सभाओं में और बीजेपी के मंथनों में एकदम स्पष्ट मिलने लगी कि अब की बार 400 पार, फिर मोदी सरकार, और फिर बदलेंगे संविधान। पूरी प्लानिंग थी, लेकिन लोग समझ गए और 2024 में 240 पे आ गए। धरा धरा रह गया इनका एजेंडा आरएसएस वालों का। आरएसएस का एजेंडा चलाना ही इन बीजेपी के चमचों और कुत्तों की पहली प्राथमिकता रही। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को गाली देने वाले कुत्ते ही हैं, सुअर हैं, गंदी नाली के कीड़े हैं ये लोग, जो मेरे स्वतंत्रता सेनानियों को गाली दे रहे हैं। अलो उन्होंने अपनी जिंदगी निछावर कर दी। कालेपन, अंग्रेजों ने ऐसी ऐसी सजा दी है ना, 24 घंटे कोल्हू पेलते रहते थे 2 गिलास पानी के लिए, लेकिन उन्होंने कभी ची नहीं की उन स्वतंत्रता सेनानियों ने, और ना कभी गिला किया भी हमें रोटी नहीं मिलती, हमें ये नहीं मिलता। वो देश के लिए लड़ रहे थे और 2 गिलास पानी पी पी के 24 घंटे कोल्हू चलाते थे। अपने यहाँ तो बैल बनता है ना, जब गन्ना पेरते हैं, कोल्हू चलता है जिसमें तेल निकलता है। पुराने समय में अब तो मशीनें आ गई, पहले बैलों से कोल्हू चलते थे, चाहे तेल का कोल्हू हो, चाहे गन्ने का कोल्हू हो, चाहे जो रहटें चलती थी जो पानी निकालती थी कुएं से, वो भी बैल लगते थे। और पानी निकालने के लिए, गन्ना पेरने के लिए, तेल निकालने के लिए, तब हमारे इन स्वतंत्रता सेनानियों को सजा दी जाती थी, और बिना रोटी पानी के और सिर्फ 2 गिलास पानी के लिए। कंगना रनौत आज तो एसी कमरे में बैठ के
कह रही है मेरा देश 2014 में आजाद हुआ। रंडी है तो रंडी, तो नहीं कितने के बिस्तर में पड़ के जो आज सांसद बनी है। मेरे गांधी को गाली दे रहा, मेरे नेहरू को गाली दे रहा, मैं तो जिंदा मार दूंगा मेरे सामने आ जाए तो, कसम से कह रहा हूँ। इसीलिए 1947 के स्वतंत्रता सेनानियों का 2014 के बाद अपमान किया जा रहा है। 2014 के बाद तो बाढ़ आ गई भी, बीजेपी के कुकर मुत्ते बाहर आए सारे नवे नवे जन्मे हुए, पैसा आ गया ना, अब बकवास कर रहे हैं एकदम कुत्तों की तरह। गांधी को गाली दे रहे हैं, नेहरू को गाली दे रहे हैं और सबको गाली दे रहे हैं, पता नहीं किसको। और नेहरू जी ने 60 साल में कुछ किया ही नहीं, मोदी जी का बाप आके कर गया था, जब कंगना रनौत की माँ आके कर गई थी 60 साल में। सारों एम्स तुम्हारे बाप ने बनाया था, इसरो तुम्हारे बाप ने बनाया था, एयर इंडिया तुम्हारे बाप ने बनाया था, भारतीय स्टील तुम्हारे बाप ने बनाई थी, 1974 में पोखरण में पहला परमाणु विस्फोट तुम्हारे बाप ने किया था, नेहरू जी ने किया था। हरित क्रांति कौन लेके आया, मिल्क क्रांति कौन लेके आया, नेहरू जी और कांग्रेस सरकार लेके आई। और तुमने 2014 से क्या लाया है, नफरत बांटी है पूरे भारत में। हिंदू को हिंदू से लड़ाया, हिंदू को मुसलमान से लड़ाया, मराठी को नॉन मराठी से लड़ाया, हिंदी भाषी को और भाषाओं से लड़ाया। आपने किया क्या है, डिवाइड एंड रूल की नीति अंग्रेजों ने आरएसएस वालों को सिखाई, और आरएसएस वालों ने वही नीति बीजेपी वालों को सिखाई, और वही एजेंडा अंग्रेजों का एजेंडा डिवाइड एंड रूल की नीति बीजेपी अंग्रेज भी उस ढंग से नहीं निभा पाए जिस ढंग से ये काले अंग्रेज निभा रहे हैं आज के बीजेपी के लोग। एक बात और मैं कह रहा हूं, जब 2014 को आजादी मिली तो मोदी जी झक मराने के लिए 15 अगस्त को झंडा फहराने जाते हैं लाल किले में। मुसलमानों से इतनी नफरत है तुम लोगों को, वो लाल किला तुम्हारे मोदी बाप ने बनवाया था? किसने? वो शाहजहां ने बनवाया था या मुसलमान मुगलों ने बनवाया था? क्यों जाते हो वहां पर झंडा फहराने? हर आज 12 साल से झंडा फहरा रहे हो। बाबरी मस्जिद और मस्जिदों में बड़ी नफरत है, मुगलों ने बनाया, और मुगलों के वंशज मुसलमानों से तुम्हें बड़ी नफरत है, लाल किले में झक मराने जाते हो। संविधान से नफरत है तुम लोगों को, जनगण मन से नफरत है, भारतीय झंडे से नफरत है, उसी के आगे शीश झुकाते हो, गांधी जी को गाली देते हो और 90 डिग्री एंगल पे जाके नमस्कार करते हो। दोगले हो, दोगले प्रधानमंत्री आप, दोगले। ना साला गोदी मीडिया को देखता है, ना आज करके पत्रकारों को, साले अंधे हैं पत्रकार, आज तो गोदी मीडिया अंधा है। एक आम इंसान समझ रहा है क्या बीजेपी कर रही है, लेकिन ये साले पढ़े लिखे करोड़ों अरबों रुपए करोड़ों की पैकेज लेने वाले गोदी पत्रकार, इनका साला माइंड सेट ही नहीं है, इनको समझ ही नहीं आ रही है क्या बकवास कर रहे हैं। रजीम बदलने तो कुत्तों की तरह धड़ा धड़ा के मारे जाओगे, गोदी मीडिया तुमको जगह नहीं मिलेगी। और मोदी जी की मजबूरी है सत्ता की, इसीलिए संविधान को ही मान रहे हैं। जनगण भी, जनगण कभी गाते सुना आपने मोदी जी को? नहीं सुना, मैंने तो नहीं सुना। कभी आपने मोदी जी को वंदे मातरम या शाह को वंदे मातरम गाते सुना है? नहीं सुना। सिर्फ बात वंदे मातरम नहीं गाया, हर मुसलमान वंदे मातरम गाओ, वो बेचारा वंदे मातरम, अब जय श्री राम बोलो, पहले कहा वंदे मातरम गाओ, चलो अगला कहता है जो देश की बात है वंदे मातरम कह देते। अब भाई अगले का धर्म नहीं कहता है किसी और धर्म के भगवान का नाम लेने का, उनका हक है भाई, संविधान से मिला है, लेकिन वो देश से गद्दारी तो नहीं कर रहे हो तुम लोग। राम का नाम लेकर देश से गद्दारी कर रहे हो, लेकिन मुसलमान अल्लाह का नाम लेकर देश से गद्दारी नहीं कर रहा है। और बात देखिए जी, देश का किसान, मजदूर, गरीब रसातल में जा रहा है। गरीब गरीब होता, खाई देख लो, अमीरों गरीबों की बढ़ती जा रही है। और
अमीरों की जनसंख्या अगर बढ़ रही है तो गरीबों की जनसंख्या उससे 10 गुना ज़्यादा बढ़ रही है, और बड़े भयंकर तरीके से बढ़ रही है। लोग रोटी और दाने दाने को मोहताज होने पे आ गए हैं। अब एसी कमरों पे बैठ के नहीं दिखाई देता है, जमीन पे उतरो, हकीकत देखिए। जमीन पे कैसे दुनिया फुटपाथों पे घूम रही है, सो रही है। पर इनको इससे क्या मतलब है? ये तो 15 करोड़ की सरकार है, सिर्फ 15 करोड़ लोगों की सरकार है। अब ऊंची जात वालों की और ऊंचे घरानों की, उद्योगपतियों की, जो 10 करोड़ इसमें अमीर मूर है, जो अपर मिडिल क्लास है, वह इन्हीं की सरकार है ये। इनको गरीब जनता से, दलितों से, मुसलमानों से, ईसाइयों से कुछ लेना देना नहीं है इनको। ना इनको हिंदू समाज से भी कुछ नहीं लेना देना, हिंदू धर्म से भी कुछ नहीं लेना देना। इनको लेना देना है सत्ता से और पैसों से। सत्ता के पुजारी हैं ये लोग, सत्ता के पुजारी। और सत्ता के लिए अपनी माँ बहन को भी ये बेच देंगे, दाव पे लगा देंगे। सारे स्वतंत्रता सेनानी लड़ रहे थे ना, तो ये वहां झक मरा रहे थे अंग्रेजों से, माफीनामे लिखवा रहे थे, उनसे पेंशनें ले रहे थे, भारत माता का अपमान ही कर रहे थे। मेरी भारत माँ को बेच ही रहे थे अंग्रेजों के चरणों में। वो तो हमारे वीर सेनानियों की हिम्मत थी जो अंग्रेजों के मुंह से भारत की आज़ादी छीन लाए। इन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी अंग्रेजों का साथ देने में, इन RSS वालों कुत्तों ने। लेकिन 2014 के बाद तो बीजेपी RSS के मुख्यालय कुकर मुत्तों की तरह पूरे शहरों में एकदम खड़े हो गए। जैसे कुकर मुत्ते ने, अब शाम को तो कुछ नहीं होता है, सुबह जाके देखो जी कुकर मुत्ता निकल आता है। अरे यहाँ वाला कुछ भी नहीं था, ये सारा कैसे उग गया? ऐसे कुक अब देखते महीने बाद जाओ, अरे यहाँ तो प्लाट था। ये तो बीजेपी का मुख्यालय के 5 स्टार होटल है, 7 स्टार होटल है। ऐसे तो बताओ, जनता को रहने के लिए घर नहीं, और इनका हर शहर में 7 स्टार मुख्यालय बने हैं। अभी ताजा उदाहरण देखा है, RSS का दिल्ली में मुख्यालय बना है, उसके सामने 150 साल पुराना राम मंदिर बना था, आजादी से पहले का है वो राम मंदिर। उसको गिराने जा रहे थे, वो तो कुदरती सारे इकट्ठे हो गए। अब पता नहीं गिर गया, क्योंकि टेलीविजन मीडिया तो दिखाते नहीं है बीजेपी की खबरें। अगर वही किसी कांग्रेस ने किया था, अब तो वहाँ जय श्री राम हिंदू विषय परिषद पहुँच जाता, बजरंग दल वाले पहुँच जाते, RSS वाले पहुँच जाते, बाकी बीजेपी के टट्टू चमचे पहुँच जाते। अब कहाँ मर गए साले? किस बिल में घुस गए हो तुम लोग? और इनके मुख्यालय तो भाई आसमान छू रहे हैं। 7 स्टार, 10-10 मंजिला, 12-12 मंजिला इनकी इमारतें, और एकदम शाही, राजशाही होते ना जैसे बने हैं। ये सोफे लगे हैं, बढ़िया बड़े AC लगे हैं, टॉप क्लास। और जनता बेचारी ना रोटी मिल रही है, ना शिक्षा मिल रही है, ना दवाई मिल रही है, ना ना साफ हवा मिल रही है। अपना तो प्यूरीफायर लगा के बैठे हैं, अपने अपने में प्यूरीफायर लगे हैं, और RO लगे हैं, फिल्टर होकर पानी आ रहा है। गरीब जनता, इंदौर में मर गए बच्चे, 3 साल से कंप्लेंट लिखाई थी। बच्चे इंदौर को स्वच्छ सिटी का 3 साल यानी कि साफ शहर का अवार्ड मिला था, 3 साल से मिल रहा था। लेकिन 3 साल बाद वहीं पर मुंह चमका लेने से ही थोड़ा हो जाएगा। अंदर से शरीर और मन भी तो साफ होना चाहिए। लेकिन अंदर से सीवरेज का पानी, पीने वाले पानी मिल रहा था। 2000 आदमी तो हॉस्पिटल में दाखिल है, उसमें से 25-30 तो स्वर्ग सिधार गए। एक माँ के 9 साल बाद बच्चा पैदा हुआ, 6 महीने का, उसी माँ ने वो पानी पिया, और वो पानी पीने, उसी माँ का दूध उस बच्चे ने पिया। वो पानी पीने से दूध इन्फेक्ट हुआ, और वो दूध पीने से बच्चा इन्फेक्ट हुआ। और 8-9 साल बाद जिसके बच्चा हुआ, बच्चे की डेथ हो गई। बताइए वो माँ की आत्मा क्या कह रही होगी? सोच के देखिए, आप लोग भी माँ हैं, आप लोग भी किसी के बच्चे हैं, सोचिए। और देश की जनता और गरीब जमीन पर धूल फांक रहे हैं, और इनके 7 स्टार मुख्यालय आसमान को छू रहे हैं। यही फर्क है। RSS की आइडियोलॉजी यही है। गोलवलकर जी ने अपनी किताब में लिखा है, पढ़ लेना। मैंने तो
पढ़ा भी है, सुना भी है। गोलवलकर ही कहते हैं अगर राज करना है तो 80% जनता को भिखारी बना दो, जैसे 85 करोड़ लोगों को राशन देके भिखारी बना, और कहना उसमें 10% लोगों को धनपति बना दो, जैसे अडानी अवानी को ये मोदी सरकार धनपति बना रही। देख लो इनकी आइडियोलॉजी अब फिट हो रही है। मोदी जी क्या कर रहे हैं, 84 करोड़ लोगों को तो भीख दे रहे हैं, और अंबानी अडानी और 3-4 और फर्में हैं, इनको प्रमोट कर रहे हैं, इनको साथ में ले जाते विदेशों में। उनको विदेश नीति देख लो कितनी तगड़ी है मोदी जी की। अगर तुम किसी लालच बस राष्ट्र का कोई सौदा करते हो तो आप राष्ट्र को बेच रहे हो। मोदी जी, अडानी के चक्कर में आपने भारत को गिरवी रख दिया। अमेरिकी ट्रेड डील में आपने भारत के किसानों को, भारत के मजदूरों को और भारत की जनता को गिरवी रख दिया है। लानत है मोदी तेरे पे। मोदी जी तो लगाने को दिल ही नहीं करता है, पर मेरी मजबूरी है कि तू मेरे देश का प्रधानमंत्री है। दांत पीस रहा हूं लेकिन जी लगा रहा हूं। देश की जनता भूख, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी और लच्चर शिक्षा प्रणाली और महंगी स्वास्थ्य प्रणाली पर नाच रही है, लेकिन हमारे मोदी जी कहाँ नाच रहे हैं, ये भी सुन लो भाई। नाच रही का मतलब जनता का नाचने वाला, जनता मर रही है इन मौलिक अधिकारों से। ये एक बेसिक नीड्स है, बेसिक जरूरतें हैं एक आम जनता की, और सरकार इसीलिए चुनी जाती है। बाकी ये राम मंदिर ये बाद की चीज़ें हैं। पहले बेसिक आपको लोगों ने चुना है तो आपको पहले जो बेसिक ज़रूरतें हैं, जो मौलिक ज़रूरतें हैं, उनको सरकार का ये फर्ज है। शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, रोटी, शिक्षा, चिकित्सा, लॉ एंड ऑर्डर, नारी समाज का संरक्षण, जिनके साथ गलत ना हो जाए, गरीब और दलितों का भी सरकार ध्यान रखे। ये सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और बीजेपी वाले की प्राथमिकता क्या है, हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर। राम जी तो बड़े खुश हो रहे होंगे ऊपर बैठ के। रावण का रूप देखकर राम जी ऊपर से खुश हो रहे, साला मेरे वक्त तो रावण था, साला अब एक रावण और आ गया, लेकिन राम पैदा हो रहा है, उसका रूप बाहर आ रहा है, धीरे धीरे लोगों को पहचान आ रहा है रावण कौन है, राम कौन है। और मोदी जी कहाँ नाच रहे हैं, मोदी जी अपने पापा ट्रंप को और उनके फूफा, एक नए फूफा बने हैं एप्स्टीन जी, हरदीपुरी जी अभी रिश्ता जोड़ के आए हैं, एप्स्टीन जी अब फूफा बन गए हैं। मोदी जी तो पापा है और एप्स्टीन जी इनके फूफा है। उनको खुश करने के लिए इजराइल में जाके अपने जीजा नातनी येहू के सामने डांस कर रहे हैं। शीला बदनाम हुई, और शीला नहीं, मुन्नी बदनाम हुई, ट्रंप जी तेरे लिए, मोदी जी बदनाम हुए, ट्रंप जी तेरे लिए। वहां नाच के आए हैं इजराइल में। मुबारक हो अंधभक्तों 2014 में भारत की आज़ादी का, और 2047 में अपने बच्चों की गुलामी का। मुबारक हो आप लोगों को। जय भारत, जय संविधान।